हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं AWL एग्री बिजनेस के बारे में बात करूंगा। इसका बिजनेस बेसिकली मेनली तो एडिबल ऑयल्स में है, डील करती है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अगर देखें तो एडिबल ऑयल, इंडस्ट्री एसेंशियल्स, बेसिकली कुछ ओलियो केमिकल्स और फूड एंड FMCG में। बट जो मेनली इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो एडिबल ऑयल से ही आता है। यहाँ पे तो कहीं दिया नहीं हुआ है इसका मार्केट शेयर सेगमेंट वाइज। एडिबल ऑयल में इसका 19% मार्केट शेयर है। बट कंपनी का अगर खुद का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें किस बिजनेस सेगमेंट से कितना आता है, तो लगभग आज की डेट में भी 62% एडिबल ऑयल से आता है, 18% फूड FMCG और 20% लगभग इंडस्ट्री एसेंशियल से। तो मेनली एडिबल ऑयल से ही आज की डेट में इनका रेवेन्यू आता है। और इसीलिए कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो बहुत कम है, 2-3-4% के आसपास। इसके अगर कॉम्पिटिटर्स देखें तो मेनली मैरिको है, क्योंकि ये भी थोड़े एडिबल ऑयल्स बनाता है। सफोला ब्रांड है इनकी मेन, कोकोनट ऑयल। और बाकी जो मेनली है इसके FMCG में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं इसके, उसकी वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है इससे, 19-20%, 17% अभी लेटेस्ट। और दूसरा इसका कॉम्पिटिटर अगर पतंजलि फूड्स देखें तो पतंजलि फूड का, हालांकि आज की डेट में इसका भी मेनली जो रेवेन्यू है वो 72% लगभग एडिबल ऑयल से ही आता है। बट 3 साल पहले तो और भी ज़्यादा था, 93%। बट अभी कंपनी धीरे धीरे इन्होंने अपना फूड FMCG सेगमेंट बहुत बढ़ा लिया है और पतंजलि ब्रांड के नाम से थोड़ा हायर वैल्यू सेगमेंट के प्रोडक्ट्स ये FMCG के बेचते हैं, जिसकी वजह से इसका भी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इससे ज़्यादा है, 5-6% के आसपास है। और धीरे धीरे ये भी बिल्ड कर रहे हैं। तो मेनली AWL, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेनली इसका कंट्रीब्यूशन एडिबल ऑयल से आता है। और एडिबल ऑयल में इतना कम मार्जिन क्यों है? क्योंकि ये कमोडिटी टाइप बिजनेस है। बेसिकली एडिबल ऑयल एक कमोडिटी ही है और उसमें प्राइसिंग पावर नहीं होती FMCG प्रोडक्ट्स की तरह, जिससे हायर ब्रांड वैल्यू के चलते ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कैप्चर कर सकें। और एडिबल ऑयल्स में क्या क्या होता है, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। तो ये सारे मेनली क्या है, इंडिया में मेन प्रॉब्लम क्या है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा है एडिबल ऑयल्स का। और जितना हमारा कंजप्शन है उसका लगभग 55-60% जो है वो बाहर से आता है, इंपोर्ट होके आता है। और मेनली सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है पाम ऑयल, जो कि सबसे सस्ता होता है और जिसकी शेल्फ लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, मेनली तो इंडोनेशिया और मलेशिया से ही पाम ऑयल आता है। तो इस वजह से कंपनी को एक तो बाहर से इंपोर्ट करती है, ऊपर से कमोडिटी टाइप होती है, तो इसमें ज़्यादा रेट भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा रेट बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाती है, कंज्यूमर प्रेफर नहीं करते लेना, इसमें प्राइसिंग पावर नहीं चलती। और बाहर से क्योंकि लेते हैं अभी, तो अभी क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ चुके हैं और रुपये भी वीक हो रहा है। तो अभी इनको और ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पड़ेगा और साथ ही साथ प्राइसिंग पावर भी कम हो गई, क्योंकि जैसे जैसे रुपये वीक होता जा रहा है डॉलर से, तो पहले 90 रुपये का जो सामान आता था अभी वो 95-96 का ही उतना ऑयल आता है। तो इस सिक्लिटी की वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम है और मार्केट इसको बहुत कम वैल्यू दे रहा है। हालांकि इसमें इनका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है और फॉर्च्यून ब्रांड है इनकी। बट अगर देखें कंपनी के टोटल एसेट्स तो लगभग 25,000 करोड़ के एसेट हैं और कंपनी के मार्केट कैप भी 25,000 करोड़ ही है। जबकि मैरिको की देखेंगे तो 10,000 करोड़ के एसेट हैं सिर्फ और मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की। पतंजलि फूड्स की देखें तो 17,000 करोड़ के एसेट्स हैं और इसकी भी इससे 3 टाइम्स 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो AWL एग्री बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एडिबल ऑयल्स पे इनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी है और काफ़ी कम प्रॉफिट मार्जिन है और इंडोनेशिया जैसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। वो लोग पाम ऑयल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी उनकी चेंज होती रहती है, तो वो सब भी इफेक्ट करते हैं। और कंपनी क्या करती है, अपना स्टॉक एक ही बार में ज़्यादा पहले से ही बल्क बाइंग करके रखती है। तो अगर फ्यूचर में रेट सस्ते हो गए तो फिर इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, और अगर एडिबल ऑयल्स के रेट बढ़ गए तो इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है, जिस हिसाब से इन्होंने पहले कम ज़्यादा में ख़रीदा हो। और ये कस्टमर को रेट पास ऑन नहीं कर सकते। अगर इनकी रिसेंट कॉन कॉल की समरी देखें, यहाँ पे इन्होंने क्वार्टरली नंबर दिया हुआ है सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का, उसके नीचे बोल रहे हैं सारे एडिबल ऑयल्स के कॉस्ट बढ़ गए, साथ ही साथ सप्लाई चेन में इश्यू होने के कारण केमिकल, कोल, पैकिंग मटेरियल, सब चीज़ों के रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गए, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, वो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि कंपनी मेनली
इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करती है, दूसरी जगह से इंपोर्ट करके यहाँ पे बेचती है। और अभी इन्फ्लेशन की वजह से जो रेट महंगे होंगे और क्योंकि कंज्यूमर को पास नहीं कर पाएंगे, तो Q1 में तो और ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है। मार्च में इतनी ज़्यादा नहीं आई क्योंकि क्वार्टर का एक ही महीना था, बट अभी Q1 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मेनली जो इनका अभी फोकस है फूड और FMCG बिजनेस पे है, उसको ग्रो करने में। अगर इनकी PPT पे जाएं तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला है कि एडिबल ऑयल में तो इनकी स्केल और लीडरशिप है, फॉर्च्यून नाम से इसकी ब्रांड है। अभी इनका मेन फोकस क्या है, फूड और FMCG बिजनेस को स्केल करना और उसमें पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स बढ़ाना, अलग अलग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स FMCG में बनाना। और एक जिस तरीके से मैरिको और पतंजलि फूड्स है, उसी तरीके से एक इंटीग्रेटेड फूड एंड FMCG प्लेटफॉर्म कंपनी बनना। और हालांकि अभी ये क्योंकि ग्रोथ स्टेज पर ही है, तो कंपनी ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक कोस्ट टू कोस्ट ही आएगा FMCG। बेसिकली 27 के बाद ही इनका प्रॉफिट आना स्टार्ट होएगा। और कंपनी टारगेट दे रही है, अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो ये इसकी सब्सिडरीज हैं। टॉप्स कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, जो कि FMCG प्रोडक्ट्स मेनली सॉस में डील करती है, सॉस एंड पिकल्स में। उसके अलावा साउथ में इन्होंने जो साउथर्न इंडिया की लीडिंग एडिबल प्लेयर कंपनी है KTV हेल्थ फूड्स, इसके साथ 50-50 जॉइंट वेंचर किया है वहाँ पे रीजनल स्ट्रेंथ बनाने के लिए। और एक पैकेजिंग कंपनी से भी जॉइंट वेंचर किया है, जिससे कि इनकी पैकेजिंग के बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम किया जा सके। तो कंपनी स्लोली FMCG सेगमेंट में अपना वो बढ़ा रही है, क्योंकि कंपनी को पता है कि उसी से ज़्यादा प्रॉफिट ये कमा सकते हैं, तभी कंपनी को हायर वैल्यूएशन मिलेगी। और विजन 2030 तो 2030 आने वाले 4 साल का इनका क्या टारगेट है, फूड सेगमेंट से जो रेवेन्यू आता है, आटा दाल चावल पोहे, ये सब का फूड का रेवेन्यू 2x करना है और इसका रेवेन्यू शेयर 25% तक ले जाना है। ROC 20, ROC तो अभी भी इनकी अच्छी है, लगभग 17-18 के आसपास है, और डेट भी नहीं है कंपनी के पास। और अभी तक 4,000 करोड़ के पास ले जाने की बात कर रहे हैं 4 साल में। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो आज की डेट में अभी तक 2,000 करोड़ है, 4 साल में डबल करने की बात कर रहे हैं, 4,000 करोड़। और कंपनी के पास अभी डेट बिल्कुल भी नहीं है, 1100 करोड़ का ही डेट है, बट इन्होंने इंटरेस्ट बहुत हैवी दिखाते हैं, पता नहीं क्यों। 1100 के डेट पे 700 करोड़ का इंटरेस्ट तो नहीं जाएगा, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। तो मैं फ्यूचर में मानता हूँ कि 4,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू आएगा EBITDA, तो उसमें इंटरेस्ट जीरो होगा, क्योंकि कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है और मेजर इनको कैपेक्स करना नहीं है। इनका ऑलरेडी कैपेक्स हो चुका है। ऑलरेडी कंपनी के बहुत सारे ब्रांड आउटलेट्स हैं, लाखों गांव तक रीच है इनकी, फॉर्च्यून जो एडिबल ऑयल बेचते हैं उसके थ्रू। तो कंपनी को ज़्यादा कैपेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 4,000 करोड़ का मोटा मोटी प्रॉफिट आएगा, उसमें से इंटरेस्ट जीरो होगा और ज़्यादा डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो 4,000 करोड़ पे अगर 25% का टैक्स निकालें तो कंपनी का प्रॉफिट 3,000 करोड़ तक पहुंच सकता है आने वाले 4 साल में, अभी से लगभग 3 टाइम्स। और ऐसा नहीं है कि कंपनी अभी बहुत महंगी मिल रही है, अभी जितने की एसेट्स वैल्यू है उतने पे ही कंपनी मिल रही है। तो जब इसका रेवेन्यू शेयर फूड FMCG का मार्केट शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ ये हायर प्रीमियम वैल्यूएशन भी कमांड कर पाएगी मैरिगो और पतंजलि फूड्स की तरह। तो 4 साल में 3 गुना तो प्रॉफिट हो ही सकता है। उसके साथ ही साथ इसकी री रेटिंग वैल्यूएशन में भी हो सकती है। 3,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा फ्यूचर में, तो 8 का P बैठेगा करंट मार्केट कैप के हिसाब से, जो कि बहुत कम होगा एक फूड FMCG कंपनी का। अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 78% डाउन है। अगर इसका चार्ट देखें तो ऑल टाइम लो पे चल रही है लगभग। आज तक जिसने इन्वेस्ट किया इसमें सब लॉस में है। इन्वेस्टर सेक्शंस में देखें तो अडानी एंटरप्राइजेज ने इसमें से कंप्लीट एग्जिट कर दिया है, और अभी इसके जो प्रोमोटर हैं वो विलमार कंपनी है, जो कि वर्ल्ड में एडिबल ऑयल्स में टॉप 2-3 प्लेयर्स में ही आता है। तो उनको पता है एडिबल ऑयल का बिजनेस कैसे होता है। FIs के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, DIs के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, और पब्लिक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो मैं इस स्टॉक में लगभग इन्वेस्टेड हूँ यहाँ इस प्राइस के आसपास। और आने वाले टाइम में 1-2 साल में मानता हूँ कि अगर 1-2 साल में भी ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक भी जाता है लगभग 400-500 के आसपास भी, तो भी करंट मार्केट प्राइस से पैसा डबल हो सकता है। और कंपनी में रिस्क मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कंपनी के पास रिजर्व्स 10,000 करोड़ के आसपास हैं, डेट
नेग्लिजिबल ही है, पता नहीं क्यों इन्होंने ली हुई है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग माने तो लगभग 800 करोड़ के आसपास है, जबकि 1700 करोड़ तो कैश ही है इनके पास। तो 800 की बोरोइंग पे क्यों ये 700 का इंटरेस्ट दे रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। बट आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि ये रहेगा इंटरेस्ट, ये जीरो हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट अगर देखें तो 54 से 72 हो गए, लगभग 25-30% के आसपास बढ़ चुके हैं। तो ऐसी कंपनी में कोई भी रिस्क नहीं है, प्रॉफिट तो कमा ही रही है। 3-4% भले ही मार्जिन कम हो, लेकिन 1000 करोड़ प्लस की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो 1000 करोड़ क्लब में जो कंपनीज होती हैं वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। पैसा डूबने का तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, और मुझे तो यहाँ से रिवॉर्ड ही दिख रहा है इसमें सिर्फ। अगर ये यहाँ से नीचे भी जाती रहती है तो ऐसी कंपनी में मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एवरेज करता रहता हूँ, एक ही बारी में सारा पैसा नहीं डालना। हालांकि अभी मेरी इसमें होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, लगभग 5% के आसपास। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा और नीचे जाता है तो मैं 1-2% और इसमें डालने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊँगा नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर देखें तो अच्छे खासे हैं, 300 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। ये अगर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हटा दे तो 500-600 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा इजीली। और सारा का सारा जो प्रॉफिट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर देखें तो पॉजिटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4000 करोड़। तो मोटा मोटी सारा जो पैसा आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, नेट कैश फ्लो। ऐसा नहीं है कि उधारी में सामान बेच रहे हैं और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही पैसा आ रहा है। तो कंपनी में मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती। बाकी आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।